नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। आज की खास खबरों पर नजर डालते हुए, मोदी सरकार झुकी, मेडिकल में ओबीसी को मिलेगा 27% आरक्षण। शिवसेना ने कहा, ममता की तरह दूसरे राज्य भी पेगासस की जांच कराएं। असम की नाकेबंदी से मिजोरम बेहाल, केंद्र से सड़क खुलवाने की अपील। गोवा बलात्कार कांड पर मुख्यमंत्री की घटिया टिप्पणी, इस्तीफे की मांग। राकेश अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ दिल्ली विधानसभा में प्रस्ताव पास। खास खबरों के बाद अब वक्त है आज की बड़ी खबरों के विस्तार से विश्लेषण का। इसलिए सबसे पहले लेते हैं आज की सबसे अहम खबर। मेडिकल एजुकेशन में मोदी सरकार को घुटने टेकने पड़े हैं। उसने एक बड़ा फैसला करते हुए अन्य पिछड़ी जातियों, ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण का ऐलान कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके कहा कि हमारी सरकार ने इसी साल से अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल डेंटल कोर्स के लिए ऑल इंडिया कोटा स्कीम में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण देने का फैसला किया है। इस निर्णय से हर साल एमबीबीएस में लगभग 1,500 ओबीसी छात्रों और पोस्ट ग्रेजुएट में 2,500 ओबीसी छात्रों और एमबीबीएस में लगभग 550 ईडब्ल्यूएस छात्रों और पोस्ट ग्रेजुएट में लगभग 1,000 ईडब्ल्यूएस छात्रों को लाभ मिलेगा। इस फैसले के बाद लगभग 5,550 छात्रों को फ़ायदा मिलेगा। बता दें कि सरकारी मेडिकल कॉलेज में मौजूद कुल सीटों में से अंडर ग्रेजुएट की 15% और पोस्ट ग्रेजुएट की 50% सीटें ऑल इंडिया कोटे में आती हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण फैसला है, लेकिन ये फैसला सरकार नहीं ले रही थी। नीट आंदोलन काफ़ी दिनों से चल रहा है, सरकार पर दबाव बनाए डाल रहा है, सोशल मीडिया पर तमाम लोग सक्रिय हैं और इसके लिए एक आंदोलन चल रहा है कि मेडिकल कोर्सेज में जो सेंट्रल कोटा है, जिसमें अभी तक उसने पिछड़े वर्ग को ये नहीं दिया था आरक्षण, वो आरक्षण अब केंद्र सरकार को देना पड़ा है। तो ये महत्वपूर्ण कदम है, एक महत्वपूर्ण जीत है पिछड़ी जातियों की। जो संघर्ष वो इसके लिए कर रहे थे, उसमें उन्हें ये कामयाबी मिल गई है। शुरू में केंद्र सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे दबाव बढ़ने लगा, केंद्र सरकार को लगा कि अगर ये काम नहीं किया गया, ये कदम नहीं उठाया गया, तो आने वाले चुनाव में भी नुकसान हो सकता है। जो पिछड़ी जातियां हैं वो नाराज़ हो सकती हैं, उससे छिटक सकती हैं। और जो ईडब्ल्यूएस का कोटा है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो हैं, उनके लिए जो कोटा है उसको भी इसमें जोड़ दिया गया है। तो मोदी सरकार ने सवर्णों को भी खुश करने की कोशिश की है। दिखाया ये गया है कि बीजेपी की तरफ से ये मांग आई थी। बीजेपी के जो पिछड़े वर्ग के सांसद हैं, प्रधानमंत्री ने इसी तरह का दिखाने की कोशिश की गई। उनके तरफ से एक प्रतिनिधिमंडल मोदी जी से मिला और उसने ये मांग की और उसके बाद फिर ये ऐलान हो गया है। बहरहाल जो भी है, ये ऐलान हो गया है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा है, क्योंकि मेडिकल के सेंट्रल कोटे को अभी तक इससे बाहर रखा गया था। अब राज्यों के कोटे में भी इसी तरह से उन्हें शेयर मिलेगा, उनका हिस्सा मिलेगा, आरक्षण मिलेगा और इससे पिछड़ी जातियों को और मौके मिलेंगे मेडिकल की शिक्षा हासिल करने की। अगली खबर का रुख करते हैं। शिवसेना ने पेगासस स्पाईवेयर को लेकर केंद्र सरकार की तीखी आलोचना की है। शिवसेना ने पेगासस को सीबीआई, ईडी और आईटी के विपक्षी दलों के खिलाफ इस्तेमाल किए जाने से जोड़ते हुए जोरदार हमला किया है। शिवसेना ने कहा है कि देश के लोग पेगासस को केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई, प्रवर्तन निदेशालय ईडी और आयकर विभाग यानी आईटी की एक अन्य शाखा के रूप में देखेंगे। शिवसेना की ये प्रतिक्रिया तब आई है जब पूरा विपक्ष पेगासस से नागरिकों की कथित जासूसी कराए जाने के मामले की जांच की मांग कर रहा है। शिवसेना की ओर से कहा गया कि अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी नागरिकों के अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए। संपादकीय में सामना ने कहा है कि ममता ने सभी को जगाने का काम किया है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र में लिखा है, इसलिए ममता बनर्जी का कदम साहसिक है। उन्होंने एक न्यायिक आयोग का गठन किया और इसकी जांच शुरू की। उन्होंने वही किया जो केंद्र को करना चाहिए था। इसलिए पश्चिम बंगाल में ममता ने बाघिन की तरह लड़ाई लड़ी और वहां जीत हासिल की। अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों को नागरिकों के अधिकारों
और नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा करना चाहिए, उन्हें भी जांच करवानी चाहिए। तो शिवसेना लगातार हमला कर रही है केंद्र सरकार पर, और ख़ास तौर पर पेगासस मामले में केंद्र सरकार ने जो अड़ियल रुख अख्तियार कर रखा है, इसकी जांच न करवाने को लेकर उस पर वो लगातार बार बार अटैक कर रही है और ममता बनर्जी को लगातार उनकी तारीफ कर रही है, प्रशंसा कर रही है। जिस तरह से वो केंद्र सरकार से, मोदी सरकार से लड़ रही हैं, मोदी सरकार को ही जवाब देने के लिए उन्होंने एक न्यायिक जांच आयोग बना दिया है और वो पेगासस मामले की जांच शुरू कर रहा है, जिससे मोदी सरकार सकते में आ गई है। उसके गले की फांस बन गई है ये जांच, क्योंकि वो इस जांच को रोक भी नहीं सकती और इस जांच को रोकने के लिए उसे जो करना पड़ेगा उसमें टर्म्स ऑफ कंडीशन वही होंगी जो इस जांच में है। तो वो फंस गई है। अगर ये जांच होती है तो भी उसकी पोल पट्टी खुलेगी, और नहीं होती, नहीं करने देगी तो उससे उसकी भत पिटेगी। तो ममता बनर्जी का ये निर्णय निश्चित रूप से एक बहुत ही शानदार निर्णय है, और शिवसेना का कहना है कि अब विभिन्न राज्यों को जहां भी पेगासस से जासूसी हुई है उनको भी इस तरह की जांच करनी चाहिए ताकि केंद्र सरकार पर दबाव बन सके। तो ये एक अच्छी रणनीति हो सकती है विपक्षी दलों की, केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की, पेगासस की जांच को आगे बढ़ाने की, और ये पूरे मामले को लोगों के सामने लाने की कि सरकार ने पेगासस खरीदा या नहीं खरीदा तो उसने भारतीय नागरिकों के खिलाफ इस्तेमाल किया या नहीं किया। ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब हर कोई चाहता है, लेकिन केंद्र सरकार उस पर कुंडली मारकर बैठी हुई है। केंद्र सरकार नहीं चाहती कि सच लोगों के सामने आए, उसके लिए तमाम तरह के बहाने वो बना रही है। अगली खबर लेते हैं। पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम को शेष भारत से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 306 को सीमा के पास असम सरकार ने अघोषित तौर पर बंद कर दिया है। इस नाकाबंदी की वजह से मिजोरम राज्य पूरे देश से कट गया है और वहां न कोई चीज़ पहुंच रही है, न वहां से कोई चीज़ बाहर आ पा रही है। इससे मिजोरम के लोगों को खाने पीने और रोज़मर्रा की दूसरी चीज़ों की किल्लत होने लगी है। मिजोरम ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर इसकी शिकायत की है और नाकेबंदी हटाने की गुजारिश की है। मिजोरम का कहना है कि असम मिजोरम सीमा विवाद पहले भी हुआ है और उस समय भी इसकी आर्थिक नाकेबंदी कर दी गई थी। मिजोरम के गृह सचिव लल बियाक सांगी ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर राष्ट्रीय राजमार्ग 306 खुलवाने का आग्रह किया है। उन्होंने लिखा है, ये चिंता की बात है कि असम आर्थिक नाकेबंदी पर उतारू हो गया है। वो ऐसा सिर्फ इसलिए करता है कि प्रमुख राजमार्ग और रेल लाइन उस राज्य से होकर गुजरती हैं। इन्होंने इसके आगे कहा है कि आर्थिक नाकेबंदी से मिजोरम के लोगों की आजीविका पर बुरा असर पड़ रहा है। मिजोरम जाने वाली दूसरी सड़कों को भी असम में बंद कर दिया गया। तो ये बहुत ही दुखद है और बहुत ही शर्मनाक हरकत है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा की, जो मिजोरम जैसे कुल 13-14 लाख की आबादी वाले राज्य को इस तरह से परेशान करने पर आमादा हैं। जो झगड़ा हुआ जिसमें 6 पुलिस वाले असम के मारे गए हैं, उसके लिए भी ये तथ्य सामने आ रहे हैं कि असम ही जिम्मेदार है, हेमंत बिश्व शर्मा का नेतृत्व ही जिम्मेदार है, जो इस तरह से मिजोरम के खिलाफ मोर्चा खोलने पर आमादा है। मिजोरम जैसा कि आप जानते हैं, कई राज्य हैं असम के जो जहां पर पूरा ट्रांसपोर्ट संचार का माध्यम असम से होकर गुजरता है, और अगर वो रास्ते बंद हो जाएं तो उन प्रदेशों में आवाजाही बंद होने के कारण तमाम तरह की सप्लाई बंद हो जाती है। और यही मिजोरम के साथ हो रहा है। वो लुसाई हिल पर है, मिजोरम पहाड़ियों पर है, और नीचे से अगर सप्लाई रुक जाती है तो पूरे नागरिकों के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है, खड़ी हो गई है। लेकिन ये एक अघोषित नाकेबंदी, असम इसका दुरुपयोग कर रहा है भारतीय नागरिकों के खिलाफ। और अफसोस की बात इससे बड़ी ये है कि केंद्र सरकार जानते बूझते भी अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाया है, न तो तनाव को कम करने की दिशा में और न ही इस तरह की नाकेबंदी को खत्म करवाने की दिशा में। जाहिर है इससे उन राज्यों में असंतोष पैदा होगा जो राज्य असम की इस दादागिरी को भुगतने के लिए मजबूर हो रहे हैं। अगली खबर लेते हैं। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर के पद पर राकेश अस्थाना की नियुक्ति का कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी ने भी खुलेआम विरोध शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने गुरुवार को विधानसभा में अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ बाकायदा प्रस्ताव पारित कर दिया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय अस्थाना की नियुक्ति का प्रस्ताव वापस ले। बता दें कि दिल्ली पुलिस केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आती है। अस्थाना को मंगलवार रात को दिल्ली पुलिस का कमिश्नर बनाया गया था।
अस्थाना बीएसएफ के महानिदेशक पद की जिम्मेदारी संभाल रहे थे और कमिश्नर के पद पर उनकी नियुक्ति रिटायरमेंट से 3 दिन पहले की गई थी। गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अस्थाना को जनहित में 1 साल का सेवा विस्तार दिया गया है। दिल्ली विधानसभा में यह प्रस्ताव बुराड़ी से विधायक संजीव झा की ओर से लाया गया। झा ने विधानसभा में कहा कि राकेश अस्थाना की नियुक्ति अवैध है। इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 2019 के एक फैसले का हवाला भी दिया। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2019 में प्रकाश सिंह के मामले में कहा था कि ऐसा कोई भी अफसर जिसके रिटायरमेंट में 6 महीने से कम का वक्त बचा हो, उसे किसी भी राज्य में पुलिस का प्रमुख नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने ये नियुक्ति की है, जबकि राकेश अस्थाना की नियुक्ति मोदी जी सीबीआई चीफ के तौर पर भी करना चाहते थे, लेकिन जस्टिस रमन्ना ने कहा कि ये संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश इसके खिलाफ है। जो भी अफसर के रिटायरमेंट में 6 महीने का से कम का वक्त है, उसे कोई बड़ा पद नहीं दिया जा सकता है। और वो जब सीबीआई डायरेक्टर नहीं बन पाए तो अब मोदी जी ने उन्हें दिल्ली पुलिस का चीफ कमिश्नर बना दिया है। ये कितना ही विडंबना मूलक है कि सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय है, उसकी अवहेलना करना, उसको एक तरह से अवमानना है ये कि आप उस सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को, आदेश को नहीं मान रहे हैं और एक ऐसी नियुक्ति इसलिए कर रहे हैं कि वो आपके खासम खास हैं, वो आपके वफादार हैं और आप जो कुछ भी कहेंगे वो करेंगे। और दिल्ली में सरकार फंसी हुई है। दिल्ली दंगों की वजह से उल्टे सीधे मुकदमे किए हैं, झूठे मुकदमे किए हैं और अदालतों में वो बार बार उसमें फजीहत हो रही है, दिल्ली पुलिस की भी और केंद्र सरकार की भी। तो राकेश अस्थाना को ये एजेंडा दिया गया है, लेकिन अब तमाम तरह से राजनीतिक विरोध भी शुरू हो गया है और आम आदमी पार्टी ने भी इसका विरोध शुरू कर दिया है और ये एक अच्छा संकेत है। आज की अंतिम खबर लेते हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत की 2 नाबालिग लड़कियों के साथ सामूहिक बलात्कार पर अपनी टिप्पणी की वजह से निशाने पर आ गए हैं। विपक्षी नहीं, दूसरे लोगों ने भी उन्हें निशाने पर लिया है और तीखी आलोचना की है और उनसे इस्तीफा भी मांग लिया है। गोवा बलात्कार कांड पर राज्य में तूफान इसलिए मचा हुआ है कि मुख्यमंत्री ने लड़कियों के बलात्कार के लिए उनके अभिभावकों को ही जिम्मेदार ठहरा दिया है और गोवा पुलिस का बचाव किया है। प्रमोद सावंत ने विधानसभा में कहा था कि जब 14 साल की बच्चियां रात भर समुद्र तट पर रहती हैं तो उनके माता पिताओं को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, इसलिए हम सरकार और पुलिस पर दोष नहीं थोप सकते। उन्होंने इसके आगे कहा कि अभिभावकों को बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए और उन्हें रात को घर के बाहर नहीं जाने देना चाहिए, खास करके तब जब वे नाबालिग हों। इसके बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि इस तरह की ज्ञान की बातें कहने के लिए मुख्यमंत्री को इस्तीफा देकर अपने घर चले जाना चाहिए। गोवा कांग्रेस के प्रवक्ता एल्टिन डी कोस्टा का मानना है कि राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इसे बीमार मानसिकता और जिम्मेदारी से बचने का तरीका करार दिया है। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। बलात्कार का दोष वो बलात्कार की जो शिकार हुई हैं लड़कियां, उन पर उनके अभिभावकों पर डाल रहे हैं और सुरक्षा व्यवस्था, सुरक्षा इंतज़ाम को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये बीजेपी के नेताओं का एक आम चलन हो गया है कि इस तरह के मामलों में वो इसी तरह की सफाइयाँ देते हैं, इसी तरह की टिप्पणियाँ करते हैं और सारा दोष लड़कियों के रहन सहन, खान पान, उनके पहनावे पर डाल देते हैं कि उनके साथ इस तरह की हरकतें इसलिए हो रही क्योंकि उनका जीवन शैली ऐसी है, जो कि सरासर गलत है। क्योंकि हमारे समाज में 3 साल की बच्ची के साथ भी रेप हो रहे हैं और 70 साल 80 साल की बुजुर्ग महिला के साथ भी रेप हो रहे हैं, वो तो इस तरह की पहनावे नहीं रखती हैं। तो साफ है कि ये बीमार मानसिकता है प्रमोद सावंत की, उनकी पार्टी के नेताओं की, जो उनकी पार्टी के नेता अभी तक अपने इस नेता को बयान वापस लेने के लिए भी नहीं कह रहे। तो साफ है कि जो पार्टी इसी तरह से सोचती है वो इसी तरह से रिएक्ट करती है और इसी तरह से अपना बचाव करती है। तो दोस्तों, ये थी आज की खास खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएगा और आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे और बड़े पैमाने पर शेयर भी करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, मैं कल फिर हाजिर होऊंगा कल की खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।